अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टेट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हसन। नाज़रीन, 10 सितंबर दुनिया भर में आलमी सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है और दुनिया भर में इस वक्त जो सुसाइड की शरह है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1 लाख में से 9 जो अफराद हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं। आज इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, शम्सा मुख्तार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शम्सा मुख्तार साहिबा, मुख्तसरन हमारे जो नाजरीन हैं उनको अपने बारे में बताइएगा कि आप इस वक्त क्या कर रही हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है। मेरा नाम शम्सा मुख्तार है। बाय बैकग्राउंड में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और करंटली मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ जैसे चैलेंजेस पे रिसर्च पे वर्क करती है, मैं उसमें एज अ रिसर्चर काम कर रही हूँ। पिछले 2 सालों से मैं उनके साथ मुंसलिक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे आपने आज मुझे बात करने का मौका दिया। अच्छा शम्सा, ये बताइएगा कि ये जो ख़ुदकुशी है, लोग ख़ुदकुशी करते हैं, इनमें मेंटल हेल्थ का इशू जो है इसके बारे में बात की जाती है कि मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही नहीं है तो आप फिर के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि आप सुसाइड की तरफ लोग जा सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ में क्या क्या आता है और ये किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, ज़हनी सेहत बेसिकली हमारे जिस तरह जिस्मानी सेहत पे हम बात करते हैं, जिस्मानी सेहत में जिस तरह मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं और उनके लिए हम मुख्तलिफ मॉलेज के पास, जैसे डायबिटीज़ की बात करें, कैंसर की बात करें, कोई और फिज़िकल इलनेस है जिसके लिए हम फिजिशियन से या स्पेशलिस्ट जो भी उससे रिलेटेड इलनेस है उससे कनेक्ट करते हैं। इसी तरह जो जहनी सेहत है वो हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हम किस तरह एहसासात रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, किस तरह हम सोसाइटी के अंदर बिहेव करते हैं, उस सारे से मुंसलिक होती है। तो ज़हनी सेहत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह जिस्मानी सेहत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आल्दो हमारे सोसाइटी के अंदर या अब जाके इसकी अवेयरनेस थोड़ी आना शुरू हुई कि इसको थोड़ा निगलेक्टेड एरिया समझा जाता है। लोग जिस्मानी सेहत पे तो बहुत ओपनली बात करते हैं, लेकिन ज़हनी सेहत पे उस तरह से इतना स्टिग्मा होने की वजह से, या जो भी आप सोसाइटी इश्यूज़ कह लें, डिलीमास कह लें, जिनकी वजह से इतना ओपनली लोग डिस्कस नहीं करते। अच्छा, जिस्मानी सेहत जब किसी की ख़राब होती है तो हमें मालूम होता है, उस इंसान के अलामात होती हैं, किसी बुखार हो गया, उसका चलना फिरना, सोना, खाने पीने, इसमें मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो किसी इंसान की ज़हनी सेहत सही है या नहीं, ये किस तरह से पता चल सकता है? देखिए, मुख्तलिफ़ फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मैं ज़हनी सेहत के अगर हम चैलेंजेस लोगों की बात करें तो एक पर्सन है जो पहले उसकी जो लाइफ थी, जो पर्सनल लाइफ कह लें या डेली रूटीन की जो फंक्शनिंग है उसकी बात कर लें, तो वो अच्छे से इंगेज करता है, अपना ख्याल रखता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है और बहुत अच्छी तरीके से उसकी लाइफ जा रही है, एकेडमिक कह लें या वर्क प्लेस लाइफ कह लें। लेकिन अचानक ही वो उन चीज़ों से विड्रॉ होना शुरू हो जाता है, अकेले रहना शुरू कर देता है। जो उसका पीयर प्रेशर था या पीयर ग्रुप की बात कर लें, उनसे वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, डिसकनेक्टेड होना शुरू हो जाता है। तो आपको वो चेंजेस उसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था। पहले वो घुलता मिलता था, लोगों में दिलचस्पी लेता था, अपनी चीज़ों को एंजॉय करके चढ़ता था, लेकिन अब वो अकेले रहना शुरू हो गया है। ख़ुद को जो है ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें उसको इंगेज होना चाहिए या जो उसके लिए प्रोडक्टिव है उनमें इंगेज नहीं होगा, वो उनसे अलहदा रहना शुरू कर देगा, विड्रॉ होना शुरू कर देगा। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होना शुरू होता है कि ये पर्सन जो है कि कुछ किसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है या कुछ भी डिफरेंट किस्म के इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, तो जो इस इंसान इस जहनी सेहत के मसाइल से गुजर रहा हो तो उसका अवेयर होना इतना ज़रूरी है या नहीं है? जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, ज़ाहिर है कि जो आप सारी अलामात बता रही हैं कि वो विथड्रॉल होगा, वो चीज़ों में उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा या जो भी उसकी जो अलामात होगी, तो वो उसके इर्द गिर्द जो फैमिली वाले लोग हैं, जो उसके फ्रेंड एंड फैमिली है, क्या उनके लिए ज़हनी सेहत से आगाह होना ज़रूरी है ज़्यादा? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है। वो आप लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो आपको आपके सारा टाइम आपके साथ रह रहे होते हैं, इंगेज हुए होते हैं। और इसी तरह फ्रेंड सर्कल की बात करें तो उसमें आप उठते बैठते हैं, आपके वर्क प्लेस के इर्द गिर्द के लोग हैं, तो ये चेंजेस वो आपकी फ़ौरन से फील करना शुरू हो जाते हैं, महसूस करना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन वही बात है कि जब एक पर्सन इन सारी सिचुएशन से गुजर रहा है और हम अगर उससे नहीं पूछेंगे जाके कि आप को कोई प्रॉब्लम है या आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा, हम तब तक समझते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि उसको किसी मेंटल इलनेस का शिकार है या किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है या उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, आपने स्टिग्मास की बात की है कि ज़ाहिर है एक इंसान की जहनी सेहत के अंदर वो मसाइल का शिकार हुआ और एक वक्त आता है कि वो ख़ुदकुशी की तरफ चला जाता है। और वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।
तो वो क्या चीज़ें हैं कि एक इंसान अच्छा भला इंसान अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल नहीं करता और ख़ुदकुशी की तरफ चला जाता है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको उस तरफ लेके चले जाते हैं? देखिए मोस्टली अगर आजकल बात की जाए तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। बाकी अगर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर है, जो अगर मैं आजकल प्रेवलेंस की बात करूँ या मैं कहूँ कि रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक अगर सुसाइड रिस्क ज़्यादा आई है तो 50 to 29 ईयर्स की जो एज है या एडल्ट्स हैं उनमें ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि एक तो एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और स्टडी में है लेकिन पेरेंट इम्पोज कर रहे हैं कि आपने इस फील्ड में जाना है, हालांकि उसमें इतनी कमांड नहीं है, फील करता है कि मैं अपनी स्किल्स वहाँ पे नहीं दिखा सकता, तो उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स और वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या एक फेलियर का भी डर होता है कि मैं इसमें सही से परफॉर्म नहीं कर सकता तो शायद मेरी आगे की लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और मैं आगे भी परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। वो उस सिनेरियो को अपनी माइंड में इतना वर्स बना लेते हैं कि उसका कोई पॉजिटिव पहलू देखने के बजाय वो नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो ओवर थिंक ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट की, हमारी एजुकेशन ले के लोग घरों में बैठे हुए क्योंकि उनको कोई रोज़गार मिल नहीं रहा और उसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो चीज़ें अंदर ही रखते रहेंगे, रिप्रेस करते रहेंगे तो किसी से शेयर नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो फिर लीड करती है स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी के इश्यूज़ को। अच्छा, स्टिग्मास की आपने बात की थी, तो वो कौन कौन से स्टिग्मास हैं जो इसके साथ अटैच हैं? जैसे हमारे यहाँ पे आमतौर पर कहा जाता है कि कोई इंसान जब किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो लोग कहते हैं कि ये पागलों वाले डॉक्टर के पास चला गया और इसका जहनी हालत जो है वो ख़राब हो गई है। तो वो कौन कौन से स्टिग्मास हैं जो इस जहनी सेहत के साथ अटैच है और जिसकी वजह से लोग जो है वो बर वक्त इसके इलाज की तरफ नहीं जाते? देखिए पहले तो यह है कि ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल इश्यूज़ हैं क्या, लोगों को इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम स्टिग्मा की बात करें, जैसे आपने खुद ही कहा कि लोग को ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम वाकई अपने किसी, वो ये समझते हैं कि कोई मेजर जब उन्हें इश्यूज़ होना शुरू, जैसे उदासी की कैफियत होगी, मायूसी की कैफियत होगी, नींद डिस्टर्ब होना शुरू होगी, या हम बहुत मेजर डिसऑर्डर्स की बात करें जिसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन जैसे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जब उनके कानों में कोई गायबाना आवाज़ें सुनाई देती हैं या चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो समझते ही हैं कि शायद ये जिन्नात हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो वो उस टाइम तक फर्स्ट ऑनसेट के साथ साथ जब वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे और वो इतनी प्रोलॉन्ग होती जाएगी और एंड पे आके जब वो डॉक्टर को चेक करवाएंगे तो तब वो क्योरेबल चीज़ नहीं रहती, वो बस मैनेजेबल रहती है और वो इतना, वो कहते हैं जिससे सर से पानी उतर गया हो तब वो वाली सिचुएशन होती है। अच्छा, हम पाकिस्तान में ये खबर हमारे यहाँ बहुत हम सुनने को मिलती है, अफसोसनाक है, लेकिन पता चलता है जी कि किसी नहर के अंदर एक माँ ने अपने बच्चों समेत छलांग लगा दी है, किसी बाप ने जो है वो अपने बच्चों को उसने उनकी ज़िंदगी ले ली, फिर उसके साथ अपनी बीवी की ज़िंदगी ले ली, फिर ख़ुद को भी ख़त्म कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर हमें इस तरह की बड़ी ख़बरें मिलती हैं, तो ये जो वाक़यात हैं ये क्यों होते हैं? और इसमें अमूमन ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोग कोई बहुत लंबे अरसे तक ज़हनी सेहत के मसाइल से शिकार नहीं होते, लेकिन अचानक से पता चलता है जी कि फ़लाँ शख्स जो है वो अच्छा भला घूम फिर रहा था, अचानक से उसने खुदकुशी कर ली और अचानक से उसने अपनी फैमिली की भी जान ले ली है। तो ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं और इनकी रोकथाम कैसे हो सकती है? देखिए वो जो इस तरह के जब वाक़यात लीड करते हैं, देखिए अगर एक फादर ने अपने बच्चों को भी मार दिया और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाया और अपनी बीवी बच्चों को, तो वो देखें एक अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर तो है, ऊपर से हम नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि डिज़ायर नीड्स के साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं कि बच्चे ने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मांग ली, पेरेंट्स नहीं पूरा कर सकते, तो वो भी एक बहुत होता है कि पेरेंट्स को ये गिल्ट भी होता है कि काश हमारे पास इतना अच्छा रोज़गार होता तो हम बच्चे की वो चीज़ पूरी कर सकते थे। लेकिन बजाय वो उस सिचुएशन को गुजरते, जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा भला इंसान था और गुजर गया, क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि ना उन्हें कोई सुनने वाला होता है, ना उन्हें ये आइडिया होता है कि हमने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है या कोई हमें बेहतर मशवरा दे सकता है कि आपने इन चीज़ों से कैसे निकलना है। अच्छा, ये जो हमारे प्रोफेशनल इदारे जो होते हैं, जैसे हमारे स्कूल, कॉलेजेस, बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर हमारे जो कॉरपोरेशंस जो होती हैं, अब इसके अंदर भी हमने देखा है कि लोग यहाँ से भी उनके अंदर ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज उनके अंदर होती हैं। तो इन कॉरपोरेशंस को क्या चाहिए कि क्या वो किसी साइकोलॉजिस्ट को रखें, साइकोलॉजिस्ट के सेशन रखें उन लोगों के साथ, तो किस तरह से वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी एक अच्छे से देखभाल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो ये सबसे बेस्ट तरीका ही यही है कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस या जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको अपने साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को लिंक करना चाहिए। वो इसलिए लिंक करना चाहिए ताकि वो असेस कर सके। बेशक
ज़रूरी नहीं कि कोई आपको सिम्टम्स नज़र आ ही रहे हैं तो तब भी असेस करेंगे। आप वैसे भी एक चेक इन रख सकते हैं कि कोई बच्चा या कोई और स्टूडेंट इस सिचुएशन से गुजर तो नहीं रहा, कोई स्ट्रेस है या ओवर बर्डन है वर्क प्लेस के अंदर या किसी भी तरह की। तो जब साइकोलॉजिस्ट उसको सेशंस लेंगे या आफ्टर 15 डेज़ कह लें या मंथ बाद एक सेशन कर लें, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दें, उनकी मेंटल हेल्थ क्लासेस रखवा लें, ताकि वो स्टूडेंट्स को देख सके। स्टूडेंट टीचर का ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है स्कूल्स कॉलेजेस में, तो वो अगर टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस देना शुरू कर दें कि उन्होंने किसको अप्रोच करना है अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक ये बात भी है कि लोग मजाक उड़ाते हैं जब किसी की कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का उससे सामना होता है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, या समटाइम ऐसे होता है कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसका ध्यान किसी और जगह पर है, या वो अचानक से कोई ऐसी बात कर देगा कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो लोग ऐसे लोगों का पहले उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर जाहिर है जब मजाक उड़ाते हैं तो वो लोग फिर और ही उनसे कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं इन्हें क्या करना चाहिए, और ये किस तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़लाँ इंसान की, जैसे आपने कुछ पहले अलामात बताई हैं कि उसकी सेहत मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ उसको आ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो फ़र्क है वो उसकी एबिलिटी की वजह से नहीं है, बल्कि वो एक मेंटली किसी टफ़ पोजीशन के अंदर इस वक्त आ चुका है। तो जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कब उन्हें ये सोचना चाहिए कि नहीं अब इस इंसान को हम किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए? देखिए, जब जैसे मैंने पहले बात की कि एक आपने देखा एक बंदे की जो पर्सनैलिटी थी वो पहले बहुत प्रोडक्टिव था वर्क प्लेस के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता था और इंगेज रहता था, और अब अचानक वो आइसोलेट होना शुरू हो गया, विड्रॉ होना शुरू हो गया, और उसके अलावा ये कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होना शुरू हो गई। तो वो एक सोचने वाली बात है कि ये पहले से अब इस रूटीन में क्यों आया। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरा ये सजेशन है कि जो पीयर ग्रुप्स हैं या जो फैमिली है उनको पहले सबसे पहले तो उस पर्सन से कनेक्ट करना चाहिए कि क्या किसी प्रॉब्लम से गुजर है क्या, और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो समझते हैं कि उनके साथ शेयर नहीं करता। तो साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी और उन सारी चीज़ों का ख्याल रख के एक पेशेंट को एज दिया जाता है कि वो अपनी चीज़ों को बता सके, शेयर कर सके, क्योंकि शेयरिंग और ये चीज़ें बहुत लोग इसलिए भी शेयर नहीं करते कि इनसिक्योरिटीज़ और कुछ और इश्यूज़ भी होते हैं फैमिली से रिलेटेड या कुछ। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास एक वो प्लेटफॉर्म होता है जिस पे वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए, प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए पेशेंट की बात सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करेंगे। अच्छा, एक तो हमने बात की है कि जो वालिदैन हैं वो अपनी ख्वाहिशात का बोझ जो है बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, फिर हमने कहा कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बाज़ लोगों की ऐसे होती है कि वो हालात से तंग आकर ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। एक जो हम बहुत ज़्यादा केसेस देखते हैं हमारे माशरे के अंदर कि वो ये है कि किसी लड़के ने किसी लड़की की वजह से ख़ुदकुशी कर ली, या किसी लड़की ने किसी लड़के की वजह से ख़ुदकुशी कर ली, और वो कि हाँ मैं जी फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ तो बस मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो ये जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं इनकी क्या वजूहात होती हैं, और ये इनको किस तरह से ऐसे लोगों को टैकल करना चाहिए और ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, उनके लिए क्या मशवरा होगा आपका? एक तो ये तो अनस्टेबल रिलेशनशिप्स है, क्योंकि एक जब पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ अटैच हो जाता है तो उसकी उस लिहाज से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता है, उसे लगता है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वाकई वैसे ही फुलफ़िल होंगी, लेकिन जब वो चीज़ें वैसे फुलफ़िल नहीं होती। तो इसके सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हर इंसान की परसेप्शन डिफरेंट है। आप जो किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो या जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, लाजमी नहीं कि दूसरा पर्सन भी उस सिचुएशन से गुजरा हो या वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा भी कर सकता हो। तो सबसे पहले तो ये माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि हर पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट है। आप एक्सपेक्ट करने से पहले एक चीज़ को माइंड में रखें कि आप जो वो कहते हैं ना कि एक शेर भी है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। ये वो वाली चीज़ है कि आपने उससे इतना एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया उसके इस्ताद से बढ़ के, तो वो वैसा शायद परफॉर्म ना कर सकता हो, वो आपको वैसी आपकी कमिटमेंट्स पे पूरा ना उतरता हो, तो फिर आप हर्टफुल वाली सिचुएशन में जाते हैं। अच्छा, इसमें जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता कि जो हमारा जो माशरा है इसके अंदर जैसे लोग जिस तरह की फ़िल्में देखते हैं, जो नावल है, जो लिटरेचर लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर भी एक चीज़ होती है कि ये कहा जाता है कि अगर आप किसी इंसान के साथ, अगर वो मुझे, एक तो ये है कि वो आपका उसके साथ एक रिलेशन है और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा, दूसरा ये है कि आपका रिलेशन पे नहीं है, आप वन साइडेड हैं और आप ख़ुद से कहते हैं कि नहीं मैं फ़लाँ शख्स के जो है ना वो नहीं रह सकता, और ये है कि बस मैं ख़ुदकुशी कर रहा हूँ। और चूँकि हम लोग आजकल तो ये टेंडेंसी है कि लोग फेसबुक के ऊपर या पहले
देखते थे कि लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो अपना जब खुद को फंदा लगा रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, कोई गोलियां खा रहा है या किसी ने छलांग लगानी है, तो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो बोल के कह रहा होता है जी कि मैं फ़लाँ की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो ये क्या इनकी कम उम्री है, ये लिटरेचर का फ़र्क है, सोसाइटी का इसके ऊपर ये फैक्टर असरअंदाज होते हैं, या फिर ये जो एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं कि ये बड़ा फैक्टर है? और इमोशनली आपको टफ़ होना है, इमोशनली अवेयर होना है, तो कैसे लोग जो है या बच्चे हैं या वालिदैन हैं अपने बच्चों के अंदर उनको इमोशनली क्या कहते हैं ना कि एम्पावर कर सकें उनको? देखिए, सबसे पहले इसमें वही बात की पेरेंटिंग बहुत मैटर करती है। शुरू से ही आपने अपने बच्चे के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाना है कि कोई भी चीज़ करने से पहले वो आपसे इतनी आपने स्पेस देनी है अपने बच्चे को कि आपसे शेयर कर सके। वो आपके साथ अपनी हर जो उसके इश्यूज़ है, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ में वो इंगेज होने जा रहा है, आपने उतनी स्पेस अपने बच्चे को देनी है कि वो आपको बता सके, ताकि आप उसे गाइड कर सकें कि सोसाइटी में उसने किस तरह रहना है। पहले तो पेरेंटिंग स्टाइल इसमें बहुत मैटर करता है कि आपने किस तरह बच्चे की तरबियत करनी है और कैसे लेके चलना है। क्योंकि आजकल एक फैक्टर बहुत आम है, बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत देख रहे हैं, या फिर जो आजकल हमारे ड्रामा वगैरह इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा एम्पावर करें अनस्टेबल रिलेशनशिप्स को या एक्स्ट्रा मैरिटल जो फैक्टर्स हैं उनको। तो इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इवन हमारे लिटरेचर में हमारा इवन ये करिकुलम होना चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस में जो इस प्रॉपर मेंटल हेल्थ या इस पे बेस्ड होना चाहिए। दूसरा बात ये कि एक्सपेक्टेशन तो वाकई है, क्योंकि एक इंसान जब किसी इंसान से अटैच होना शुरू होता है या उसके बारे में किसी तरह के इमोशंस रखता है, तो वो उसको अपने तरीके से परसीव करना शुरू हो जाता है, अपनी परसेप्शन जिस तरह आप कहेंगे इम्पोज करना शुरू हो जाता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ शायद अगला भी वैसा सोच रहा है। तो उसमें ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि परसेप्शन है या वे ऑफ परसेप्शन है डिफरेंट हो सकता है। फिर दूसरा ये कि ये ज़्यादातर जो इश्यूज़ है अनस्टेबल रिलेशनशिप ये टीन एजर्स में ज़्यादा है। जो स्कूल ऑनगोइंग बच्चे होंगे या आप देखें जो यूनिवर्सिटीज़ के अभी स्टार्ट में उनमें ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अच्छे लोग, हेल्दी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको गाइड कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। और इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपको लगे कि आप किसी इस तरफ जा रहे हैं तो आप किसी से कंसल्ट ज़रूर करें, किसी बहन भाई से कर लें, किसी से मशवरा ले लें कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं। प्रोग्राम का जो कि वक्त पे मुख्तर है, क्या पैगाम देंगी तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तानियों को, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग जिन लोगों के बच्चे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं, जो लोग खुद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं, आपका उनके लिए सितंबर के इस मंथ में क्या पैगाम होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को, ऐसे लोगों को देखें, समझें, उनको कनेक्ट कराएं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरत है। खुद उनसे उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। पेरेंट्स के लिए ये कि अपने बच्चों पे उनके साथ कनेक्ट रहें, कम्युनिकेट करें, उनसे इतनी स्पेस बनाएं, इतनी उनको लिवरेज दें कि वो आपसे डिस्कस कर सके अपनी डेली लाइफ को, अपने स्कूल ऑनगोइंग या कोई एकेडमिक प्रेशर से तो नहीं वो गुजरे। इसी तरह वर्क प्लेस पे अपने कोलीग्स से एक दूसरे से पूछें कि कहीं ओवर बर्डन तो नहीं है आपका कोई कोलीग, या आपका कोई कोलीग फैमिली की किसी स्ट्रेस या किसी वजह से तो नहीं है जिसकी उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, और साथ ही कि अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। हेल्दी आप अपने पीयर ग्रुप्स बनाएं जिनमें बैठ के आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, जो आपके लिए बेहतर है, आपकी जहनी सेहत के लिए बेहतर है। अपना और दूसरे लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया शम्सा मुख्तार, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। जी नाज़रीन, शम्सा मुख्तार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनका यही कहना है कि जो जितने भी लोग हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि बर वक्त वो किसी ऐसे प्रोफेशनल के साथ रब्ता करें और अपनी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें। बाकी उनका ये कहना है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जिस सोहबत में आप रहते हैं, आपके दोस्त या अहबाब, आपके वालिदैन, ये तमाम लोग ऐसी अलामात के ऊपर नज़र रखें कि जब कोई बच्चा या कोई फ़र्द अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से हटकर कुछ ऐसे काम करना शुरू हो गया है और वो उसके अंदर डिप्रेशन वाली अलामात होना शुरू हो गए, तो आपको ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको बहुत सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहिए और आपको बर वक्त किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो आप चीज़ें कम्युनिकेट करें, वालिदैन अपने बच्चों से उनकी ख्वाहिशात पूछें, बच्चे अपने वालिदैन से बात करें, दोस्त अहबाब आपस में मिलकर बैठ बात करें, और जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके कोलीग्स हैं, आप सब लोग आपस में चीज़ें कम्युनिकेट करें। जब आपकी चीज़ें कम्युनिकेट होंगी तो आपके जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो दूसरा इंसान तक पहुँच पाएंगे और वो इंसान फिर बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसे नाज़रीन 10 सितंबर पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो इस तमाम चीज़ से बचने के लिए जो भी बातें
शमसा मुख्तार साहबा ने किया। इन तमाम बातों का ख्याल रखें। एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।